नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार संधान क्लासेस की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग मैथमेटिक्स के श्रृंखला लेकर चल रहे हैं और इसमें पिछले क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी में चैप्टर 13 बी का पूरा कराया था कवर। आज का चैप्टर या फिर आज का लेक्चर हमारा 13 सी पर बेस्ड होगा और इसमें आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। पहले उसके कंसेप्ट को जानेंगे और फिर उसी कंसेप्ट के बेसिस पर सारे न्यूमेरिकल को हल करते हुए चलेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरी प्रोबेबिलिटी में इस टॉपिक को बड़ा ही कठिन टॉपिक माना जाता है, लेकिन आप यकीन रखिए, आप भरोसा करिए, जब हम लोग इसको ख़त्म करेंगे तो आप एक ऐसी स्थिति में होंगे जिसमें आप के अंदर से ये भय और ये डर जो बना हुआ है कि बेस थ्योरम पर जो क्वेश्चन होते हैं कठिन होते हैं, वो बिल्कुल ही आसान हो जाएंगे और आप खुद अपने आप पर भरोसा रख पाएंगे। तो आइए इस प्रमेय की हम लोग शुरुआत करते हैं और प्रमेय के एक एक स्टेप को समझते हुए चलते हैं। एक तरह से इसका पोस्टमार्टम हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं बेस थ्योरम है क्या और ये क्या बताता है। तो बेस थ्योरम का कंसेप्ट शुरुआत करते हैं। तो हमने देखिए इस बेस थ्योरम को जो बुक में दिया गया है, तो बुक में केवल इस फॉर्म में लिख दिया जाता है और कहा जाता है कि यही बेस का प्रमेय है। लेकिन इसको, इस मैथमेटिकल लैंग्वेज को आप अपने लैंग्वेज में समझेंगे क्या और ये मैथमेटिक्स क्या बोलता है या क्या बताना चाहता है, उसको आइए समझते हैं। तो बेस थ्योरम ये कहता है कि हम उसको अपनी लैंग्वेज में बताना चाह रहे हैं कि अगर कई सारी घटनाएं हैं, मान लेते हैं घटना एक है E1, E2, E3, E4, E5 एंड E6। मान लेते हैं इसको E6 है, E6। ये 6 प्रकार की हमने मान ली है घटना। वैसे ये बहुत सारी प्रकार की हो सकती है, यहाँ पर इसमें प्रमेय में के टाइप से बताया गया है। तो हम यहाँ पर आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि मान लेते हैं 6 प्रकार की घटना है, E1, E2, E3, E4, E5 और E6। तो आप इस डायग्राम को देख करके पहले हमें ये बताने की कोशिश करिए कि ये 6 प्रकार की घटना कैसी घटना है। तो अगर आप ध्यान देंगे और पिछले क्लास को समझे हैं तो आपको पता चलेगा कि ये 6 प्रकार की जो घटना है, 6 टाइप के इवेंट है, वो घटनाएं अपवर्जी घटनाएं हैं। वे घटनाएं 6 अपवर्जी हैं, बिल्कुल अपवर्जी हैं, अपवर्जी घटना है, एक्सक्लूसिव इवेंट है। ऐसा इसलिए, आप बताइए अपवर्जी घटना क्यों है? ये 6 घटनाएं अपवर्जी घटना इसलिए हैं क्योंकि इन दोनों में या फिर एक का बाकी 5 के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, एक दूसरे से कोई भी संबंधित नहीं है। यानी E1, E2, E3, E4, E5 एंड अप टू सो ऑन। अगर EK है तो ये सभी की सभी घटनाएं कैसी होनी चाहिए? ये सभी की सभी घटनाएं अपवर्जी घटना होना चाहिए, यानी एक का दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अब देखिए इस प्रमेय को एक एग्जाम्पल से भी हम समझते चलते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर 6 प्रकार की घटना ली है। मान लेते हैं कि कोई एक डॉक्टर है, शायद ये एग्जाम्पल में भी है। मान लेते हैं कोई एक डॉक्टर है और वो अपने हॉस्पिटल पहुँचना चाहता है। अब वो डॉक्टर हॉस्पिटल पहुँचने के लिए विभिन्न प्रकार के साधन का उपयोग करता है। अब देखिए कौन कौन से साधन यूज करता है। तो जो डॉक्टर है वो साइकिल यूज करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/8 है। मतलब वह साइकिल से हॉस्पिटल जाए, इसकी प्रायिकता जो है 2/8 है। तो मान लेते हैं ये साइकिल है, ये साइकिल की प्रायिकता है। इसके बाद स्कूटर से जाने की प्रायिकता 1/7 है, जो E2 घटना है। मान लेते हैं ये स्कूटर है। अब यहाँ पे समझिए, इन दोनों में कोई चीज कॉमन इसलिए नहीं है क्योंकि जब डॉक्टर साइकिल से जाएगा तो स्कूटर से नहीं जाएगा, और जब स्कूटर से जाएगा तो साइकिल से नहीं जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि स्कूटर और साइकिल दोनों से एक साथ जाए। तो इसलिए ये दोनों घटना तो अपवर्जी हुई। अब साइकिल से जाने की जो प्रायिकता है वह 2/8 है और स्कूटर से जाने की प्रायिकता 1/7 है। इसी तरह बस से जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है, बस से जाने की प्रायिकता जो है वह 1/5 है, यानी यह बस से पहुंच रहा है, इसकी भी प्रायिकता है। चौथी घटना है ट्रेन से जाए, 1/4 है, इसकी ट्रेन से जाने की प्रायिकता 1/4 है। बस से साइकिल, स्कूटर, बस, ट्रेन और कभी कभी वो पैदल भी जाता है
पैदल भी जाने की घटना है, और एक घटना और है कि वह कार से जाता है। तो कार से जाने की घटना को हमने E6 माना है और यहाँ पर लिखा है। यहाँ तक आपको कंफर्म हुआ कि एक डॉक्टर है वो इन 6 प्रकार के साधन का प्रयोग करके अपने हॉस्पिटल पहुँचता है, और इसकी अलग अलग प्रायिकता दी गई है। तो आप इसमें देख लीजिए, साइकिल, स्कूटर, बस, ट्रेन, पैदल और कार से अपने क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल पहुंच रहा है। अब इसके बाद एक चीज और दी हुई है जो कि सभी प्रकार की घटनाओं से रिलेटेड है। अब देखिए, यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। आपको एक सर्कल ई दिख रहा है। ई जो है इस सभी प्रकार की घटनाओं से संबंधित है। यह जरूरी नहीं है सभी प्रकार से हो, क्योंकि एक सर्कल ऐसा भी है जिससे रिलेटेड नहीं है, तो उसका हम रीजन बता रहे हैं। देखिए, जो ई सर्कल है वह देर होने की घटना है। देर होना यानी कि हॉस्पिटल देर से पहुंचने की घटना। हॉस्पिटल देर से पहुंचना, ये जो ई बता रहा है, सर्कल ई है, ये देर से पहुंचने की प्रायिकता बताएगा। तो एक घटना अब देर से पहुंचने की है, तो देखिए ये सबसे रिलेटेड है। इसका मतलब क्या हुआ? ये सबसे रिलेटेड है, इसका मतलब ये है कि डॉक्टर जो है साइकिल से भी जाएगा तब भी उसको देर हो सकती है, तब भी उसको देर हो सकती है, ये घटना हुई। स्कूटर से जाएगा तब भी उसको देर हो सकती है, देर हो सकती है। बस से जाएगा तब भी वह लेट हो सकता है, और इसके बाद अगर ट्रेन से जाए तब भी वह लेट हो सकता है, पैदल जाएगा तब भी लेट हो सकता है। लेकिन कार से जाएगा तो लेट नहीं होगा। जब कार से जा रहा है तो लेट नहीं होगा, यानी कि कार से देर नहीं होता है, तो इसका इससे कोई संबंध नहीं होगा, इसलिए यह फ्री है। अब यहाँ समझिए कि डॉक्टर साहब साइकिल से जाएंगे और उन्हें देर होगी, एक घटना यहाँ पे है। स्कूटर से जाएंगे और देर होगी, बस से जाएंगे देर होगी, ट्रेन से जाएंगे देर होगी, और पैदल भी जाएंगे तो देर होगी। इन सभी प्रकार की घटनाओं में देर हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक घटना ऐसी है कार से जिसमें कि देर नहीं होती। अब इस प्रकार की घटना को हमने डायग्राम से समझा लिया। अब इसमें आपसे ये पूछा जाए कि डॉक्टर साहब देर से पहुंचे, डॉक्टर साहब अपने हॉस्पिटल देर से पहुंचे। अब इस बात की प्रायिकता, तो देखिए इसमें कहा गया, स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए, जब हमने कहा कि डॉक्टर साहब देर से पहुंचे, इसका मतलब ये हुआ कि घटना ई घट चुकी है। ई घट चुकी है, यानी कि अगर देर से पहुंचे, इसका मतलब ये हुआ कि घटना जो ई है वह घट चुकी है। इसलिए हमने ई को नीचे लिखा है। आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़े होंगे, जो घटना घट चुकी होती है उसको नीचे लिखा जाता है, तो उस घटना को हमने नीचे लिखा। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि डॉक्टर साहब हॉस्पिटल पहुंचे देर से, तो उनके साइकिल से जाने की प्रायिकता, यानी आप उसको उस कंडीशन को बताइए कि डॉक्टर साहब देर से पहुंचे तो साइकिल से गए हैं, इसकी क्या प्रायिकता है। यानी कि डॉक्टर साहब जो है साइकिल से पहुंचे हैं और देर हुआ है, यानी यह वाला फेवरेबल केस है। यानी साइकिल से गए हों और देर हुआ है तो यही इंटरसेक्शन मिलेगा। तो ये दोनों घटनाएं आपस में, आप देख रहे हैं कैसी घटनाएं हैं, ये दोनों घटनाएं आपस में स्वतंत्र घटनाएं हैं, आपस में स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो जब स्वतंत्र घटनाएं हैं तो P E1 बाई E टाइप का यहाँ पर इवेंट मिलेगा, और इसको हम लिख सकते हैं E1 इंटरसेक्शन E, क्योंकि यही वाला पूरा रीजन हमको मिल रहा है। तो P E1 इंटरसेक्शन E, ये घटना पूछी जा रही है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी घटनाएं हैं। घटनाएं क्या क्या हैं? स्कूटर के साथ E, यानी P, ये तो हुआ जो फेवरेबल है अपॉन टोटल इवेंट। तो टोटल इवेंट देखिए कौन सा है, ये वाला है, इसको हमने यहाँ लिखा। दूसरा इवेंट E2 इंटरसेक्शन E1, E2E, E3E, E4E, ऐसे ही अप टू सो ऑन E4P, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इंटरसेक्शन E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 इंटरसेक्शन E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E6 इंटरसेक्शन E, अप टू सो ऑन। ऐसे जितनी भी घटनाएं होंगी सभी घटनाओं को हम लिखेंगे, सभी केस को, और जिस केस में यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं होगा वहाँ इंटरसेक्शन 0 होगा। तो इस तरीके से सभी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं सभी वैल्यू को पुट किया जाए अगर,
तो अगर सॉल्व किया जाए तो देखिए साइकिल से हो और देर हो, यानी कि जो P E1 बाई ई फाइंड होगा आपको वो इक्वल होगा 1 साइकिल से है यानी 2/8। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, केवल मैं ऊपर वाला बता रहा हूँ, PE1 इंटू PE ये घटना। तो PE इसके साथ जो घटना हुई है तो यहाँ पर देखिए 2/8 इंटू 1/6 अपान, अब यहाँ पे 2/8 इंटू 1/6 प्लस दिस इंटू दिस ये वाली घटना यानी 1/7 इंटू 1/4 प्लस ये वाली घटना E3 का E के साथ, तो E3 का E के साथ 1/5 इंटू 1/3 प्लस अब E4 का E के साथ, तो E4 का 1/4 इंटू 1/7 प्लस E5 का E के साथ 1/3 इंटू 1/8 एंड इसके साथ 0 है। तो आप टोटल वैल्यू सॉल्व करेंगे तो यही वह प्रायिकता है कि डॉक्टर साहब देर से पहुंचे लेकिन वह साइकिल से गए, इसकी क्या प्रायिकता है। तो ये कंसेप्ट था, आप इस कंसेप्ट को समझे होंगे, आप समझिए इसको, फिर एक और एग्जांपल देकर हम समझाते हैं, फिर आगे चलते हैं। आइए हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जिससे बेस प्रमेय को और आसानी समझेंगे। देखिए हमारा एग्जांपल क्या है कि एक आदमी है और वो अमेज़न जंगल में जाता है। अमेज़न जंगल आप हमें कमेंट करके बताइए कहाँ है। तो अमेज़न जंगल में वो आदमी गया, तो अब वो आदमी गया उस जंगल में, तो उस पर मान लेते हैं कि हमला हो रहा है और उस पर कितने प्रकार के जानवर हैं देखिए हमला कर सकते हैं। एक शेर है, जो यहाँ पर शेर हमला कर सकता है E1 में, सांप भी हमला कर सकता है, ये E2 है, E2 सांप है। इसके बाद बाघ भी हमला कर सकता है, ये बाघ है E3। E4 देखिए हाथी है। इसके बाद E5 बिच्छू है, E5 यहाँ पर बिच्छू है। अब आप सोचिए इन 5 प्रकार के जानवर उस पर हमला करते हैं, तो 5 प्रकार के जो जानवर हैं वो हमला करने की जो हमला करने की घटना है वे घटनाएं परस्पर अपवर्जी होंगी, ये हमने ऐसा मान लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब शेर हमला करेगा तो सांप नहीं करेगा, सांप करेगा तो और अन्य नहीं करेंगे, यानी 2 जानवर एक साथ उस पर हमला नहीं करेंगे, कोई एक ही जानवर उस पर हमला करता है। और यहाँ पर शेर के हमला करने की प्रायिकता 1/7 है, सांप का 1/9, बाघ का 1/5, हाथी का 1/13 और बिच्छू का 1/6 है। ये सभी संभावनाएं हैं कि उस पर ये जानवर हमला करेगा। लेकिन अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज है, इन जानवर के हमला करने पर उस आदमी की मौत हो जाए, इसकी अलग अलग घटनाएं हैं। आप सोचिए सांप से और शेर से दोनों के हमला करने पर बराबर चांस तो नहीं होगा मरने का, बाघ से ज्यादा चांस होगा और सांप से कम चांस होगा मरने का। तो इसके मरने की घटना जो है ई है, इसके मरने की घटना ई है, तो आदमी देखिए मर सकता है, ये मरने की घटना है, तो मर सकता है तो सांप से भी मर सकता है, शेर से भी मर सकता है, सांप से, बाघ से और हाथी से भी मर सकता है। तो मरने की घटना जो है, मरने की प्रायिकता दिया है, शेर से जो मरेगा 1/5, सांप से मरने की 1/13, बाघ से 1/5, हाथी से 2/7 और बिच्छू से कोई मरने का चांस नहीं है, यानी बिच्छू जब भी काटेगा तो आदमी बच जाएगा। तो जब बिच्छू से चांस नहीं है तो इसका कोई भी पार्ट इंटरसेक्शन में नहीं होगा। अब यहाँ तक तो क्वेश्चन है, इसके बाद अब स्टेटमेंट क्या है ये आपको इतना गिवन है। अब क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए वह आदमी अमेज़न जंगल में मर गया, तो उसके अमेज़न जंगल में मरता है तो उसके बाघ से मरने की प्रायिकता, उसको व्यक्ति के बाघ से मरने की प्रायिकता आपको निकालनी है। तो देखिए पहले कहा जा रहा है घटना क्या है कि व्यक्ति मर गया यानी कि ई जो है घटना हो गई, यानी ई नीचे रहेगा और किससे मरने की प्रायिकता निकालनी है तो बाघ से, तो बाघ यानी कि E3, तो E3 ऊपर होगा, यानी ये घटना निकालनी है। तो इस बेज प्रमेय को हमने इस फॉर्म में लिखना सीखा है, तो इस फॉर्म से E3 इंटरसेक्शन E
यानी कि मर जाए और वो बाघ हमला करे तो यही हमारा फेवरेबल हुआ, ये फेवरेबल है, और बाकी सब ये केवल डिवाइड में होंगे। तो देखिए E3 इंटरसेक्शन E ऊपर हुआ, इसके बाद E3 इंटरसेक्शन E, इसके बाद सभी केस यानी यह केस यह और यह सभी केस को नीचे में हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए E1 इंटरसेक्शन E यानी ये इतना हुआ, E2 इंटरसेक्शन E ये हुआ, E3 ये और E4 दिस, एंड E5 इंटरसेक्शन E जब हम करेंगे तो कोई चांस नहीं यानी 0 है। तो आप यहाँ वैल्यू अगर रखना चाहें तो देखिए वैल्यू जो होगी वह होगा E3 इंटरसेक्शन E, यानी कि बाघ हमला करे और मृत्यु हो जाए तो 1/5 इंटू 1/5 टोटल अपान E1 इंटरसेक्शन E शेर हमला करे और व्यक्ति की मौत हो 1/7 इंटू 1/5 1/7 इंटू 1/5 E2 इंटू इंटरसेक्शन E यानी सांप हमला करे और मौत हो जाए 1/9 इंटू 1/13 प्लस E3 इंटरसेक्शन E बाघ हमला करे और मौत हो जाए 1/5 इंटू 1/5। इसके बाद E4 इंटरसेक्शन E हाथी हमला करे और मौत होगी 1/13 यहाँ प्लस होगा इंटू 2/7 प्लस ये वाली वैल्यू 0 हो गई। तो इस सारी घटनाओं को ऐड करेंगे तो आपको जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हम पूरे बेस प्रमेय को एनालिसिस करते हुए चलेंगे और आपको उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कौन सी घटना अपवर्जी है, कौन सी घटनाएं स्वतंत्र हैं। तो देखिए यह घटना इन सबके साथ स्वतंत्र है, लेकिन ये आपस में घटनाएं सभी अपवर्जी घटनाएं हैं। यही कंसेप्ट था इस बेस प्रमेय का। यहाँ एक चीज और ध्यान रखिए, कभी कभी हमारे इस फार्मूले को आप कभी ऐसे मत लिखिएगा कि अगर PE3 इंटरसेक्शन E है यानी कि इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि PE3 इंटू PE, क्योंकि अगर ऐसा लिखेंगे तो सभी जगह PE मिलेगा और कॉमन से ये कैंसिल हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। यह PE3 इंटरसेक्शन E का मतलब है कि जब घटना E3 हो रही है तब E के कितने चांस हैं, यही वास्तव में बेस प्रमेय भी बताता है। यही वास्तव में बेस प्रमेय जो हमने स्टेटमेंट पिछले वाले में लिखा था वो भी बताता है कि एक घटना हो गई तब वो घटना कितने प्रकार से घट रही है, यानी E3 के साथ E के चांस, E1 के साथ E के चांस, E2 के साथ E के चांस। तो E के जो चांस हैं यहाँ पर सबके साथ अलग अलग हैं, इसलिए आप कभी भी इनटू में मल्टीप्लाई फॉर्म में मत लिखिएगा। इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग प्रश्नावली शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है चैप्टर का 13C का पहला क्वेश्चन है कि एक कंपनी है जो कि P, Q और R, फैन कंपनी में 3 मशीन है, P है, Q है, R है। P 20%, Q 30% और R 40% मशीन बना रही है। ये सब अलग घटनाएं हैं। इसके बाद एक ऐसी घटना है खराब होने की, पंखा जो है फैन खराब हो, जो P बनाएगा 6% खराब, Q 5% और R जो है 8% पंखे खराब बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि P द्वारा बनाने की जो प्रक्रिया होगी, यहाँ बनाने कर लीजिएगा, P द्वारा बनने की प्रायिकता 20%, P द्वारा खराब बनने की प्रायिकता 6/100, Q द्वारा बनने की प्रोबेबिलिटी 30/100, Q द्वारा खराब बनने की प्रोबेबिलिटी 5/100 एंड सिमिलरली R द्वारा। अब कहा जा रहा है एक पंखा हमने चुन लिया है, एक पंखा हमने चुन लिया। अब वह जो है पंखा मशीन Q द्वारा बना है, यानी कि एक पंखा हमने चुना और वो कहा जा रहा है खराब है। तो खराब होने की जो ये प्रायिकता है ये आपको गिवन है, डैमेज, और ये Q द्वारा बना है इसकी प्रायिकता। तो हमने इस फॉर्म में फार्मूले को लिखा। अब यहाँ पर आप सभी वैल्यू को रख लीजिए। तो ये फार्मूला में PQ इंटरसेक्शन D यानी कि Q का डैमेज के साथ, तो Q कितना है, Q देख लीजिए 30/100 इंटू 5/100 टोटल अपान 30/100 इंटू 5/100 प्लस P इंटरसेक्शन D। तो P के साथ डैमेज का 20% एंड 6% यानी कि 20/100 इंटू 6/100 प्लस R का डैमेज के साथ 40 एंड 8%, 40/100 इंटू 8/100। अब इस टोटल वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे,
तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 15/59 होगा, ये प्रोबेबिलिटी है। आपकी बुक में शायद आंसर गलत मैच किया हुआ है, आप उसको सुधार लीजिएगा, ये नोट करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो थैले हैं, एक थैला ए है बी है, इसमें 4 सफेद 5 जो है काली है, 2 सफेद 3 काली गेंदें हैं। इन दोनों थैलों को हम अपने मन से चुनते हैं। तो दोनों थैले अपने मन से अगर चुनते हैं तो इनके चुने जाने की प्रायिकता आधी आधी होगी, या तो ये चुना जाएगा या तो ये चुना जाएगा। तो ए के चुनने जाने की प्रायिकता 1/2, इसी तरह बी के चुने जाने की प्रायिकता 1/2। अब कोई भी बैग हमारे हाथ में आया, उसमें से मैं एक गेंद निकाल रहा हूँ और वह गेंद सफेद हो, इसकी प्रायिकता, तो हो सकता है कि हमने बैग ए को चुना और उससे निकाला, तो अगर बैग ए से निकालेंगे तो इससे निकालने की सफेद प्रायिकता जो होगी, 4 सफेद है तो 4/9, और अगर बैग बी से निकालेंगे तो इससे सफेद होने की प्रायिकता 2/5, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी होगी। अब सफेद हो, गेंद हमने निकाला हो वो सफेद हो, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो ध्यान दीजिए गेंद सफेद दो केस में होगा, या तो ए से हम निकालें या फिर बी से निकालें। तो ए से सफेद होगा कब, जबकि ए चुना जाए और हम ए से निकालें, ए बैग चुना जाए और हम ए से निकालें, या का मतलब प्लस, या बी को चुना जाए और हम बी से निकालें, बी को चुना जाए और हम बी से निकालें। तो इन दोनों को वैल्यू को हम यहाँ पे रखते हैं और अल्टीमेटली वैल्यू आती है 19/45। तो इसको नोट करिए, इसमें बेस पर हमें नहीं लगाना है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या है कि एक थैला है जिसमें कि 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं, 4 लाल गेंद हैं और 4 काली गेंदें हैं, गेंद बराबर हैं। इसके बाद इसमें से एट रैंडम हम एक गेंद निकालते हैं। तो जब दो ही रंग की गेंद है तो या तो लाल गेंद निकलेगी या फिर काली गेंद निकलेगी। तो लाल गेंद निकले, इसकी प्रायिकता, तो 4 लाल है तो 4/8, तो 1/2 हुआ। या फिर काली निकल सकती है, तो काली जो होगी उसकी प्रायिकता 4/8 यानी 1/2। हाफ हाफ चांस है कि हो सकता है लाल हो या फिर हो सकता है काली हो। अब इसके बाद क्वेश्चन समझिए, कहा जा रहा है कि अगर लाल रंग की निकली गेंद, तो हम उसका कलर नोट कर ले रहे हैं, देख रहे हैं लाल है तो उसको फिर बैग में वापस रख दे रहे हैं गेंद निकाली हुई, और इसमें 3 लाल गेंद और रख रहे हैं। तो सोचिए जब हम एक बैग में 4 लाल था, निकाल करके देखा लाल है, उसको तो फिर वापस डाल दिया, तो अब फिर बैग में 4 लाल हैं लेकिन 3 और गेंद उसमें डालेंगे, तो टोटल अब 7 हो गए गेंद। तो टोटल अब जो है 3 और हमने लाल ऐड कर दिया, तो अब जो है इसमें 7 लाल गेंद हो गई। अब फिर से हम एक गेंद निकालने जा रहे हैं, तो फिर से वो लाल हो, फिर से लाल हो, तो अब जो है टोटल 7 है, टोटल लाल जो है 7 है बटे 11। तो दूसरी गेंद लाल हो, इसकी प्रायिकता हो गई 7/11। ये पहला केस। अब अगर हमने निकाली गेंद काली निकल गई तो इसका चांस तो 1/2 था। फिर वही प्रोसेस करेंगे, हम इस काली गेंद को फिर बैग में डालेंगे और बाहर से 3 काली गेंद फिर उसमें रख रहे हैं। तो जब काली गेंद 3 और रखेंगे तो इस बार 7 काली गेंद हो जाएंगी। लेकिन ध्यान रखना है लाल गेंद तो 4 ही है क्योंकि उसमें कोई हमने छेड़खानी नहीं की। अब क्या है, अब इसमें जब ये 3 काली गेंद और डाल दिए, फिर उसमें से एक निकाल रहे हैं, हो सकता है वह लाल हो, तो उसके लाल होने की प्रायिकता, तो लाल अभी भी इसमें 4 ही हैं और टोटल जो है 11 है। तो दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता 4/11। इसका कुल कहने का मतलब कि 2 तरीके से दूसरी बार लाल गेंद निकल सकती है। हम हो सकता है बैग में से निकालें, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, हो सकता है पहली लाल हो और दूसरी लाल हो, या फिर हो सकता है पहली काली हो और दूसरी लाल हो। ये दूसरी लाल है तो 2 केस होगा, तो 2 केस की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, यानी कि पहला लाल हो और दूसरा लाल हो, या पहला काला हो और दूसरा लाल हो। तो देखिए पहला लाल हो, इसकी प्रायिकता क्या है, तो पहले लाल होगा, इसकी प्रायिकता 1/2, यहाँ और है तो गुणा, दूसरा भी लाल हो तो दूसरा लाल हो यानी 7/11, 7/11 ये घटना हो गई। या मतलब प्लस पहला काला हो, पहला काला यानी 1/2
और दूसरा लाल हो, यानी 4/11। इसको अब सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 11 टू जा, तो ये हुआ 11/22, दैट इज 1/2, यानी कि हाफ चांस है। तो आप इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि एक आदमी है, एक आदमी किसी काम को करने का ठेका लेता है। तो अब देखिए माहौल ऐसा है कि हड़ताल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो हड़ताल होने की प्रायिकता आपको दी है, इतना है, तो हड़ताल न होने की प्रायिकता तो इतनी होगी 1 - यानी दो केस हैं, ये हड़ताल होने की प्रायिकता है और ये हड़ताल न होने का केस है। ये वेन डायग्राम है, ये हड़ताल होने वाला है और ये नॉट स्ट्राइक नहीं होगा। ये दोनों अपवर्जी हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि हड़ताल हो भी और ना हो, दोनों अपवर्जी हैं। हड़ताल जब होगा तब हड़ताल नहीं होगा, और जब हड़ताल नहीं है इसका मतलब हड़ताल ऐसा नहीं है कि होगा। तो दोनों अपवर्जी घटना है। अब जो काम है हड़ताल होने पर भी पूरा हो सकता है और हड़ताल न होने पर भी होगा। फर्क क्या है, अगर हड़ताल नहीं होगा तो काम थोड़ा आसानी से होगा, और अगर हड़ताल होगा तो काम थोड़ा आसानी से नहीं होगा, थोड़ी मुश्किल आएगी। तो काम समय में से पूरा नहीं हो पाएगा, इसका मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हो पाएगा, थोड़ा लेट हो सकता है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि हड़ताल होने पर, अगर हड़ताल हो रहा है तब जो है समय से काम पूरा होने की प्रायिकता थोड़ी कम है, यानी कि 0.30 है। और अगर हड़ताल नहीं हो रहा है तब संभावना ज्यादा है, 0.75 है। यहाँ तक कंफर्म। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि प्रायिकता ज्ञात करिए कि काम समय से पूरा हो गया। तो काम समय से दो केस में पूरा होगा। देखिए कौन कौन सा केस, कि पहला है हड़ताल हो जाए और काम समय से हो जाए, यानी हड़ताल भी हो और काम भी समय से हो। और दूसरा केस है हड़ताल न हो और काम समय से हो जाए, यानी हड़ताल भी न हो और काम भी समय से हो जाए। तो देखिए हड़ताल हो यानी 0.56 और काम समय से हो, तो हड़ताल होने पर काम समय से हो रहा है 0.30, यानी ये वाला जो प्रोडक्ट है ये 0.30 का है और ये वाला प्रोडक्ट 0.44 इंटू 0.75 का है। तो ये है, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करके अंत में ऐड करेंगे तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी आई 0.4980 है। तो ये प्रोबेबिलिटी हुई, नोट करिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति है और उसका कैरेक्टर ये है कि अगर 5 बार बोल रहा है तो उसमें 4 ही बार सही बोलेगा, 1 बार झूठ बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति के सही बोलने की या सत्य बोलने की जो प्रायिकता है 4/5 और झूठ बोलने या असत्य बोलने की प्रायिकता 1 - 4/5 दैट इज 1/5। तो ये सच और झूठ बोलने की प्रायिकता हो गई। अब वह आदमी क्या करता है, एक पासा उछालता है और उस पर कोई भी संख्या आ सकती है। तो पासा पर कोई भी संख्या आ सकती है, तो हो सकता है कि अब पासे पर कोई भी संख्या आए तो उस पर कहा जा रहा है 5 आए। तो पासे पर 5 आने की जो प्रायिकता है वो 1/6 होगी। तो हो सकता है 5 आए या हो सकता है 5 न आए, यही दो केस हो सकता है। अब 5 आए और 5 न आए, अब इसके बाद व्यक्ति क्या करता है, हो सकता है वो सही बोले या झूठ बोले। तो अब अगर 5 आए भी और सही बोले इसका एक केस होगा, और 5 नहीं आए और वो झूठ बोले ये भी एक केस हो सकता है। तो दो केस होंगे। अब आपसे कहा जा रहा है कि उस पर पासे पर सचमुच 5 आए, इसकी क्या प्रायिकता है। तो सचमुच 5 आया है, एक केस होगा कि 5 आया भी रहे और आदमी सही भी बोले, तब वही केस होगा। तो आदमी के 5 आए भी और सत्य भी बोले, एक केस, अपान टोटल दोनों केस का एडिशन करेंगे, दोनों केस का एडिशन। तो ये वाला जो केस होगा 1/6 इंटू 4/5, ये जो केस है 5/6 इंटू 1/5। आप इसको वेन डायग्राम से भी समझिए। ट्रूथ बोलने का 4/5, फॉल्स बोलने का 1/5 है। अब पासे पर अगर 1/6 आया है और 5 आया है, 5 आया है, तो 5 आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/6 है, और 1/6 के साथ सही बोले तो 1/6 इंटू 4/5, या फिर 5 नहीं आया है यानी कि 5 न आने की प्रोबेबिलिटी 5/6
इंटू 1/5, ये दूसरा केस हुआ। तो आप वेन डायग्राम से भी करेंगे, वेज थ्योरम से, यही क्वेश्चन का आंसर आएगा। नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपके बुक में शायद इसका आंसर गलत है, आप उससे मैच करा लीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां, इस चैप्टर में छठवां क्वेश्चन और 21वां एक ही क्वेश्चन है। तो देखिए समझिए क्या है। कहा यह जा रहा है कि ताश की पत्ती है, ताश की 52 पत्ती की गड्डी रखी हुई है। अब इसमें से एक पत्ता खो जा रहा है, एक पत्ता खो गया। तो अब इसमें कहा गया कि एक पत्ता खो गया, अब जितने पत्ते बचे हैं तो एक पत्ता खोएगा तो अब उसके बाद 51 पत्ते ही बचेंगे। तो अब 51 पत्तों में से 2 पत्ता हम निकालते हैं, दोनों पत्ते पान के हैं। तो दोनों पत्ते पान के हैं। तो अब यहाँ पे कंडीशन समझिए पहले कि अगर 2 केस होगा कि जो एक पत्ता खो जा रहा है या तो वह पान का होगा या तो पान का नहीं होगा। तो अब पान का जो खोया हुआ पत्ता है, पान का पत्ता खोया हुआ, इसकी जो प्रायिकता होगी, तो पान के 13 पत्ते होते हैं, कोई भी खो सकता है। तो 13/52 यानी कि पान का पत्ता खोने की प्रायिकता 1/4 हुई, और पान का पत्ता न खोने की प्रायिकता, तो 1 माइनस करेंगे 3/4, यानी 2 केस हुआ, या तो पान का पत्ता खोया होगा या तो पान का पत्ता नहीं खोया है। तो पान का पत्ता खोने की प्रायिकता और नहीं खोने की प्रायिकता हमने निकाल ली। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब बचे पूरे 51 पत्ते, उसमें से 2 पत्ते हम निकालेंगे। अब इन 51 पत्तों में अब ध्यान दीजिए, अगर एक पान का पत्ता खो गया तो इन 51 में 12 पत्ते ही पान के बचे। और अगर पान का पत्ता नहीं खोया है, कोई दूसरा पत्ता खोया है, यानी कि अभी इसमें 51 में 13 पत्ते पान के होंगे। यहाँ तक कन्फर्म हुआ। अब आगे देखते हैं। इस 51 में से फिर हम 2 पत्ता निकालते हैं और दोनों पान के पत्ते, तो दोनों पान के पत्ते, तो पहला पान का होगा यानी 12/51, और दूसरा भी पान का होगा तो 11/50, क्योंकि एक निकल गया है तो 11/50 पहला केस हुआ। अब अगर पान का पत्ता नहीं खोया है तब 51 में 13 पान के पत्ते होंगे, और इसमें से पहला पान का हो तो 13/51, दूसरा भी पान का हो तो 13 में से एक कम करेंगे, 12/50 हुआ। ये पूरी घटना हुई। अब कहा जा रहा है कि पत्ता पान का खो गया और इसकी प्रायिकता, यानी हमें इस घटना की प्रायिकता निकालनी है। तो ये घटना ऊपर रहेगी और टोटल इवेंट क्या है, तो इसकी घटना जो है, ये घटना कब होगी, जब पहले पान का पत्ता खोया हो और पहला पत्ता पान हो, दूसरा पत्ता पान हो। तो पहला पान का खोया हो और मतलब गुणा पहला पान का हो दूसरा पान का हो, बटे यही वाला केस नीचे रहेगा, फिर प्लस ये वाला केस, यानी पान का पत्ता न खोया हो और पहला पान का हो और दूसरा पान का हो। तो ये केस हुआ। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 11/50 आया। आप इस मेथड से करिए। हम नेक्स्ट जो 21वां क्वेश्चन है, इसको जब सॉल्व कराएंगे तो दूसरे मेथड से कराएंगे। फिर हम आगे चलते हैं। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 7th है। इसमें एक कंपनी है और उसमें 3 प्रकार की जो मशीनें हैं काम करती हैं, P, Q और R। तो P जो है 35% टाइम लेती है, 40% टाइम, और R जो है 25% टाइम लेती है। और P जो है 2% डैमेज बनाती है, Q जो है 3% डैमेज, और R जो है 5% डैमेज मशीन जो है डैमेज प्रोडक्ट बनाती है। ये आपको डाटा गिवन है। अब कहा जा रहा है कि मैं पूरे प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट चुनता हूँ। अब वह डैमेज प्रोडक्ट है, आपको गिवन है कि वह प्रोडक्ट जो है डैमेज है। अब वह जो डैमेज प्रोडक्ट है P बनाया है, मशीन P से बनी, इसकी क्या प्रायिकता है, यानी P से प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखिए इसमें 3 इंटरसेक्शन मिल रहे हैं, आपको P वाले से निकालना है, यानी ये वाले इंटरसेक्शन फेवरेबल है। तो 35% इंटू 2% अपान टोटल, यानी कि ये वाली वैल्यू सेम है 35/100 इंटू 2/100, प्लस यहाँ पर देखेंगे 40 एंड 3 है, 40/100 इंटू 3/100, प्लस ये वाला केस 5 एंड 25, 25/100 इंटू 5/100। तो 100 सभी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, और आप इसको अगर सॉल्व करेंगे, तो जो आंसर होगा, आप इसको सॉल्व करिए और आंसर होगा 14/63, दैट इज 2/3।
2/9। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी, आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि एक हॉस्टल है, एक स्कूल है। स्कूल में दो प्रकार के बच्चे हैं, कुछ बच्चे हॉस्टल में रहते हैं और कुछ हॉस्टल में नहीं रहते। तो हॉस्टल में रहने वाले की जो प्रोबेबिलिटी है 55% है हॉस्टलर, तो 0.55 ये हुआ हॉस्टल में रहने वाले की प्रायिकता, और हॉस्टल में न रहने वाले की प्रायिकता यानी नॉन हॉस्टलर जो है 45% यानी 0.45। तो ये हुआ रहने वाले और न रहने वाले। अब एक एग्जाम होता है, उस एग्जाम में कुछ स्टूडेंट को ए ग्रेड दिया जाता है। तो अभी ऑब्जर्वेशन किया गया कि जो हॉस्टल में रहने वाले हैं उसमें से 35% लड़के ए ग्रेड पाते हैं, और जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं वे केवल 25% लड़के ही ए ग्रेड पाए। अब आपसे ये कहा गया कि अब ए ग्रेड वाले को हमने एक लड़के को चुन लिया, किसी ए ग्रेड जो लड़का पाया उसको हमने चुना, तो उसके हॉस्टलर होने की प्रायिकता, ए ग्रेड आपने चुन लिया है, अब ये दे दिया गया कि ए ग्रेड आपने चुन लिया तो वो हॉस्टलर हो, उसकी क्या प्रायिकता है, तो आप उसको निकालिए। देखिए हमने एक डायग्राम बनाया है, 55% हॉस्टलर हैं और 45% नॉन हॉस्टलर, ये दोनों अपवर्जी हो गए। अब इनमें 35% हॉस्टलर जो है ए ग्रेड पाए हैं और 25% नॉन हॉस्टलर ए ग्रेड पाए हैं। अब कहा गया कि एक हम ए ग्रेड वाले आदमी को चुन रहे हैं, यानी कि ए ग्रेड का एक आदमी चुना गया। अब उसके हॉस्टलर होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, यानी वो हॉस्टलर है उसकी क्या प्रायिकता है। तो आप जानते हैं बेस थ्योरम से, P प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हॉस्टलर, यानी कि हम H डैश इंटरसेक्शन A कर लेते हैं। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो 55% और 35% यानी 55/100 इंटू 35/100 टोटल अपॉन 55/100 इंटू 35/100 प्लस ये वाली वैल्यू हुई। अब ये लिखेंगे 45/100 इंटू 25/100। इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर जो टोटल वैल्यू आएगी 77 अपॉन 112 दिख रहा है, 112। आप इसको नोट करके मैच करा लीजिएगा। तो देखिए कितनी आसानी से वेज प्रमेय से हम लोग वेन डायग्राम से चीजों को समझते हुए और हल करते हुए चल रहे हैं। तो नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे बता दें ये वाला क्वेश्चन हमें बुक में थोड़ा मिसप्रिंट लग रहा है, ये क्वेश्चन एक्यूरेट नहीं है, फिर भी अपनी समझ के हिसाब से और आपके आंसर से बता रहे हैं कि क्वेश्चन ये है कि एक विद्यालय में 9वीं के जो छात्र हैं 40% हैं, 10वीं के 50% हैं और 11वीं के जो छात्र हैं 10% हैं। ये छात्रों का परसेंटेज है। इसके बाद इन विद्यार्थियों में 10% लोग कला पढ़ते हैं, 12% वाणिज्य पढ़ते हैं और 15% लोग साइंस पढ़ते हैं। ये केस हुआ। इसके बाद एक छात्र को हमने चुन लिया, एक छात्र जो कि कॉमर्स पढ़ता है यानी वाणिज्य पढ़ता है, वाणिज्य के हमने एक छात्र को चुन लिया है। अब उस छात्र के कक्षा 10वीं का होने का प्रायिकता हमें निकालना है, यानी कि हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमने चुन लिया है वाणिज्य का और वो कक्षा 10 का छात्र हो, इसकी प्रायिकता है। तो देखिए इसकी प्रायिकता होगा 10वीं का हो और कॉमर्स पढ़े, तो 10वीं का हो और कॉमर्स पढ़े तो 50% इंटू 12% अपॉन टोटल केस यानी 40 इंटू 10, 50 इंटू 12, 10 इंटू 15, टोटल वैल्यू करेंगे ये होगा 12/23। नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इसमें मिसप्रिंट भी है, बना लीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये वाला क्वेश्चन हमें जहाँ तक याद आ रहा है, हमें जहाँ तक लगता है ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ऐसा ही क्वेश्चन है, थर्ड भी ऐसी तरह है। आइए देखते हैं। कहा जा रहा है कि एक थैला है, इसमें 2 टाइप की गेंदें हैं। थैले में 5 लाल और 5 काली गेंदें हैं। एक थैला है उसमें 5 लाल और 5 काली गेंदें हैं। अब कहा जा रहा है कि थैले में से एक गेंद हम एट रैंडम निकालते हैं, तो हो सकता है वह लाल हो या हो सकता है काली हो। तो लाल होने की प्रायिकता पहली बार जो निकालेंगे हम गेंद, पहली गेंद क्या हो, लाल हो, इसकी प्रायिकता 5/10 यानी 1/2
ये पहली गेंद है, या फिर पहली गेंद काली हो जाए, इसकी भी प्रायिकता देखिए, पहली गेंद काली होगी, इसकी भी प्रायिकता 1/2 है क्योंकि गेंद बराबर ही है। अब क्या किया गया, हमने गेंद निकाला और इसका कलर देखा, हो सकता है लाल हो, तो लाल रंग की इस गेंद को फिर उस बैग में डालकर बाहर से 2 गेंद ऐड कर रहे हैं, बाहर से 2 गेंद उसी कलर की यानी लाल रंग की ही हमने इसमें और ऐड कर दिया। तो जब लाल रंग की 2 ऐड करेंगे तो अब लाल रंग की गेंदें हो गई 7 और टोटल गेंदें हो जाएंगी 12। अब अगर फिर हम निकालेंगे, फिर एक गेंद निकालेंगे, अब जो है उस गेंद के लाल होने की प्रायिकता होगी 7/12। और दूसरा केस, अगर पहली बार में काली गेंद निकली है तो हम 2 इसमें और काली गेंद रखेंगे। अब जब 2 काली गेंद हो गई तो इसमें अब 7 काली हुई और 5, अब इस केस में देखिए 7 ब्लैक होगा और 5 रेड होगा। इस केस में 7 रेड होगा और 5 ब्लैक होगा। तो यहाँ इस केस में देखिए क्या होगा, रेड तो 5 ही है और टोटल 12 है, तो दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता 5/12। अब कहा गया है कि दूसरी गेंद लाल हो, इसकी क्या प्रायिकता है, तो समझिएगा यहाँ 2 केस में दूसरी गेंद लाल हो सकती है। पहली गेंद लाल हो और दूसरी गेंद भी लाल हो, इसका मतलब पहली लाल हो और दूसरी भी लाल हो, तब दूसरी गेंद लाल होगी। या फिर पहली काली हो, पहली गेंद काली हो और दूसरी गेंद लाल हो, पहली गेंद काली हो दूसरी, तब पर भी दूसरी गेंद हमेशा, इन दोनों केस में दूसरी गेंद लाल ही है। तो देखिए पहली लाल हो तो पहली लाल हो, इसकी प्रायिकता 1/2 और का मतलब गुणा दूसरी लाल हो यानी 7/12, फिर प्लस पहली काली हो तो पहली काली होने की प्रायिकता 1/2 और दूसरी लाल हो यानी 5/12। तो यहाँ पर देखेंगे 7 5 ये 12 हुआ, बटा 12 गुना 24, ये 24 हुआ। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो 3 से 4 टाइम्स और 3 से 8 टाइम्स, दैट इज 1/2। ये हाफ हुआ, शायद 1/2 वैल्यू आनी चाहिए, बिल्कुल। तो ये 1/2 हो गया आंसर, नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। आज के क्लास में हम बस इतने ही क्वेश्चन को करते हैं 10 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक आप लोग इन सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज करिए। इसमें हमने आज जो भी कंसेप्ट बताए हैं उसको समझिएगा। बेस थ्योरम को एक बार ड्रा करके समझने की कोशिश करिए कि कैसे उसको हम वेन डायग्राम से कितनी आसानी से कर सकते हैं। वैसे इसमें अगर आपको लैंग्वेज लिखना है तो लैंग्वेज लिखने का आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, बुक से लिखिएगा। अगर सब चीज़ों को कराया जाएगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और मूल चीज़ों से हम लोग भटक जाएंगे। तो इस पर आप फोकस करिए। और एक चीज़ है कि आप इन वीडियोस को या इन कंसेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे कि उनका भी कंसेप्ट दूर हो सके। लोगों का जो मैथ के प्रति या फिर जो कठिन टॉपिक है उनके प्रति जो भावनाएं हैं या फिर जो उनका अभी तक का सिनेरियो रहा है उसका भ्रम टूट सके। तो आप इसको उन लोगों तक पहुंचाइए जिससे वे भी इन सब चीज़ों से समझ सकें, इन सब चीज़ों को पढ़ सकें। तो आज का हमारा आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।